हेलो गाइस। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 25वां 2021 और 2022। तो दो साल आपके लिए यूजफुल है। देखिए यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली हमारी बड़ी बनाई है। और पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। देखिए करंट, बेसिक, स्टैटिक, जीके एंड फैक्ट यानी कि इन पांचों को साथ में लेकर आज हम 10 एमसीक्यू आपका सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए चक्रवात यानी कि साइक्लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामवर्त होती है। दूसरा कि इसके केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर उच्च वायु दाब होता है, ठीक है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। चक्रवात के बारे में, क्योंकि इस साल तो वैसे तो हर साल ही चक्रवात होता ही है, पर इस साल भी काफी यूजफुल है, एवरग्रीन क्वेश्चन है चक्रवात के बारे में, ठीक है। और तो याद रख लीजिएगा। और ये दोनों ऑप्शन है इसके स्टैटिक पोर्शन है ना, पूरे का पूरा फैक्ट नहीं है, पर ये तो होता है यानी कि ये एवरग्रीन है, ठीक है, ये विकल्प, ठीक है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन है यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। देखिए देखिए घूमती हुई वायु राशि को चक्रवात कहते हैं। इसके केंद्र में निम्न वायु दाब, ठीक है। केंद्र में क्या होता है? निम्न वायु दाब, ठीक है, कम वायु दाब होता है। और बाहर उच्च वायु दाब होता है, जिसके कारण हवाएं चक्रीय गति से परिधि केंद्र की ओर चलने लगती है, यानी कि चक्रीय गति से परिधि से केंद्र की ओर, केंद्र की ओर हवाएं आने लगती है, चलने लगती है, ठीक है, केंद्र की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण यानी कि पृथ्वी के जो घूमती है ना, उसके कारण उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब विषुववृत्त से उत्तर की ओर, ठीक है, वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और विषुववृत्त से नीचे यानी कि दक्षिणा गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। उनकी दिशा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। उत्तरी गोल याद रख लीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन की दिशा कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। था दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए गर्म एवं आर्द्र वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। उस उत्पत्ति के लिए चक्रवाती गर्म एवं आर्द्र वायु यानी कि गर्म हवाएं और आर्द्र हवाएं की आवश्यकता होती है। साथ ही इन्हें सतह से नीचे कम से कम 50 मीटर यानी कि 105 फीट की गहराई पर महासागर का तापमान 27 सेल्सियस यानी कि 100 सॉरी यानी कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। 27 डिग्री तो काफी लोगों को ये पता ही होगा शायद, पर यूपीएससी क्वेश्चन देखिए यहाँ भी ट्रिक मार देता है, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस की जगह क्या पूछ लिया गया? 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फिर आपका दिमाग मतलब सर को जानने लगेंगे कि ये तो, या फिर गलत करके आएंगे, ठीक है। तो दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज में इन्हें प्रभंजन यानी कि हरिकेन कहते हैं, ये सबको पता है। तो याद रख लीजिएगा। चीन सागर एवं फिलीपींस में बवंडर यानी कि टाइफून, अमेरिका में टोर्नेडो और ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहते हैं, ठीक है। तो दो बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और नॉर्दर्न में, नॉर्दर्न में कौन सा था? देखिए एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न में क्लॉकवाइज। देख लीजिए, देखिए सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज है और नॉर्दर्न में क्लॉकवाइज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। देखिए संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियां का विभाजन किया गया है। दूसरा क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। और दूसरा क्या है कि समवर्ती सूची, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों, उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानूनों को वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, केवल एक, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एवरग्रीन होते हैं और यूपीएससी काफी क्वेश्चन अब अनुसूची से रिलेटेड, ठीक है, समवर्ती सूची से, ठीक है, इससे पूछती रहती है। देखिए इसका आंसर क्या है, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है।
देखिए भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। संघीय संविधान मतलब केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां होनी चाहिए, ठीक है। संघ है एकदम, राज्यों का समूह, ठीक है। इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। हो गया कथन गलत, ठीक है, पहला कथन यही गलत हो गया। एक एक और एक यानी कि एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको इतना पता होगा कि 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये अब हो गया आपका, ये निकल गया, ये निकल गया, और चौथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यानी कि 2 और 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अरे ये रह गया, देखिए ये पढ़ लेते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची में, ठीक है, इसका स्पष्ट उल्लेख है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। अब राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। जो जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, राष्ट्रीय महत्व के लिए, उसको संघ सूची में डाला गया है, ठीक है। जिसमें अब एग्जांपल देख लीजिए, सेना, रक्षा, विदेश मामले, ठीक है, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, ठीक है, भारतीय आरबीआई, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनिमय, जनगणना, आयकर तथा निगम कर इत्यादि, इन सबको किस में डाला गया है? संघ सूची में डाला गया है, ठीक है। और इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ठीक है, संसद के पास ही है। संघ सूची में कोई भी कानून बनाया है तो उसका अधिकार संसद के पास है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल है, तो ये आंकड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। संघ सूची में 100 विषय शामिल है और संसद ही इसके कानून बना सकती है इससे संबंधित, ठीक है। देखिए राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषय, जैसे अब उसमें क्या है कि न्यायालय, राज्य पुलिस, स्टेट सर्विस, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है। आपके स्टेट में भी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होती होंगी कि मुख्यमंत्री ये योजना, मुख्यमंत्री फलाना ढिमकाना योजना, तो ये राज्य सूची का है। स्वच्छता, ठीक है, फिर पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, ठीक है, तथा वन इत्यादि विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल, जो आपके राज्य के विधानमंडल है ना, उसको प्रदान किया गया। और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल है, याद रख लीजिएगा। समवर्ती सूची, ठीक है। देखिए समवर्ती सूची में अब क्या है कि जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है कि केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को होता है, ठीक है, समवर्ती सूची में। परंतु किसी भी विषय पर दोनों सरकारों के बीच बनाए गए कानूनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर, इनकी दोनों ने एक ही सब्जेक्ट पर, ठीक है, कानून बना दिया, या फिर एक ही सब्जेक्ट पर दोनों ने अलग अलग कानून बना दिए, ठीक है, तो फिर पल्ला भारी किसका होगा? केंद्र का पल्ला भारी हो सकता है। यानी कि केंद्र ने जो कानून बनाया गया वरीयता उसको केंद्र को दी जाएगी कि आपका कानून मान्य होगा, ठीक है। तो आसान भाषा में यही था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाएगी, ठीक है, जिसमें कौन से? शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, ठीक है, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन इत्यादि समवर्ती सूची के विषय है। तो इन सब में राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। परंतु अगर कोई दिक्कत आए तो फिर केंद्र ही उसका कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, इन 52 को मत मानिए, याद रखिएगा 61 को या फिर 100 को, ठीक है। सिर्फ इतना जिसमें मैंने बताया अपनी पीपीटी में उतना ही याद रख लेगा, बहुत ज्यादा नहीं रखना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुधार ANAB 2.0 के एजेंडे में शामिल है, ठीक है। काफी लोगों को पता भी नहीं होगा कि ANAB 2.0 क्या है एजेंडा। देखिए पहला है सिविल सेवा सुधार, सरकार में सुधार, वित्तीय सुधार। तो नीचे गए, इसमें से कौन सा उत्तर सही है ये चुनना है, ठीक है। एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए ये मतलब
आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, ANBA नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए एक राहत पैकेज, ठीक है, की घोषणा की, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है, तो सबको पता है। इसके अंतर्गत ANBA 2.0, जिसमें क्या है कि सिविल सेवा में सुधार करना, सरकार में सुधार करना, वित्तीय सुधार, शहरी सुधार, शिक्षा सुधार और कौशल सुधार करना, ठीक है। तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। 2.0, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यूपीएससी ने काफी इससे पहले शायद 2016-17 में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। ठीक है, स्वर्ण बॉन्ड वो भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा क्या है कि इसके अंतर्गत न्यूनतम स्वीकार्य निवेश सीमा 1 ग्राम स्वर्ण है, ठीक है। और जो बॉन्ड होता है उसका भुगतान केवल डीडी द्वारा यानी कि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। देखिए कौन सा कथन सही है? 1 और 2, केवल 1, 3 और 2 और केवल 3। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ठीक है, जो कि सरकार द्वारा निर्देश पर आरबीआई ने शुरू की थी। ये है सोवरेन गोल्ड स्कीम, ठीक है। आंसर देखते देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। देखिए स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू की गई थी। अब इस योजना के तहत भारत सरकार के परामर्श पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस्तों में, ठीक है, पार्ट में निवेश शुरू किया गया है। अब इस योजना के तहत भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा स्वर्ण बॉन्ड जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। और बॉन्ड को 1 ग्राम की इकाई के आधार पर सोने के वजन ग्राम में गुणांकों में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि बॉन्ड को 1 ग्राम की इकाई के आधार पर सोने के वजन ग्राम में गुणांकों को दर्शाया जाता है। देखिए न्यूनतम स्वीकार्य निवेश सीमा कितनी, यानी कि न्यूनतम कितनी करवा सकते हैं आप गोल्ड? न्यूनतम 1 ग्राम, ठीक है। और अधिकतम सीमा एकल व्यक्ति के लिए 4 किलो और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए 4 किलोग्राम तथा ट्रस्ट एवं कोई ट्रस्ट हो तो उसके लिए, उस संस्था के लिए 20 किलोग्राम है, ठीक है। अब बॉन्ड का भुगतान नकद यानी कि पैसों के द्वारा, डायरेक्ट पैसे से अधिकतम 20,000, ठीक है, अथवा डीडी या फिर चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, नेट बैंकिंग, उसके माध्यम से किया जाएगा। यानी कि ये कथन अपना ये गलत हो गया, केवल डिमांड ड्राफ्ट से किया जाता है, तो तीसरा कथन गलत हो गया, ठीक है। ठीक है, और हाल ही में गोल्ड बॉन्ड की कीमत में रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गई है, तो ये बात अच्छी हो सकती है, ठीक है। आइए 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आसानी से याद रह जाएगा। इसमें कुछ इतना फैक्ट नहीं है, पर नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो या प्रीलिम्स में या फिर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी मेंस आंसर राइटिंग में ये यूज करना पड़ सकता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आरबीआई के बारे में पूछा गया या फिर बॉन्ड के बारे में कुछ पूछा गया हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5 नाग मिसाइल के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है। तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है। दूसरा इसकी गति 230 मीटर प्रति सेकंड है और तीसरा इस मिसाइल को दागने वाले कैरियर को नेमाकी कहा जाता है, नेमिका कहा जाता है, ठीक है। तो केवल एक, केवल दो, एक, 1, 2, 3 या फिर केवल 3, ठीक है। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये रही नाग की मिसाइल, ठीक है, नाग मिसाइल, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी है कि तीनों के तीनों कथन हमने सही है। देखिए डीआरडीओ ने पोखरण रेंज में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण पूरा किया है और सफल रहा है, ठीक है। और सतह से सतह पर मार करने वाली नाग एक तीसरी यानी कि थर्ड जनरेशन यानी कि फुल्ली टेक्नोलॉजी यूज्ड, ठीक है, स्वदेश निर्मित, वो भी स्वदेश निर्मित एंटी टैंक मिसाइल है। नाग मिसाइल के
उन्नत संरक्षण में इंफ्रारेड सिस्टम लगाया गया है, जिसके कारण क्या होगा, इंफ्रारेड सिस्टम के कारण की अत्यधिक सटीकता यानी कि चौकसता से वार करने पर सक्षम है, और इसी कारण से फायर एंड फॉरगेट यानी कि एक बार आप आदेश दे दो फिर वो वहीं जाके फूटेगा, ठीक है, मतलब वहीं जाके आपका लक्ष्य साध देगा, ठीक है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 3 से 8 किलोमीटर है, और इसकी गति 230 मीटर प्रति सेकंड है, तो दूसरा कथन सही है। और ये अपने साथ 8 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है, पेलोड या फिर कोई न्यूक्लियर, ठीक है, उसके 8 किलो उसका वजन उठा सकती है, ठीक है, आसान भाषा में। अब नाग मिसाइल दागने वाले कैरियर को नेमिका कहा जाता है, यानी कि तीसरा कथन भी सही हो गया, ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए घर तक फाइबर योजना, ठीक है, ये आपका पीसीएस के लिए काम का है, क्योंकि 2 साल से तो यूपीएससी ने कोई योजना के बारे में तो पूछा नहीं है, पर आपके पीसीएस को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन रखा है, ठीक है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया क्रियान्वयन इस योजना का उद्देश्य गुजरात के सभी गांवों को 31 मार्च 2021 तक उच्च गति वाले ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ना है, और दूसरा क्या है कि इसके अंतर्गत प्रति गांव कम से कम 5 फाइबर टू द होम कनेक्शन और कम से कम एक वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। देखिए अगर मैं काफी बच्चे बोले थे कि आप सर टाइम नहीं देते हैं, तो देखिए क्या है ना, ये मैं बोलता हूँ ना तब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके लिए पुश कर दीजिए और अपने आप आंसर निकालिए, फिर आप यूट्यूब से वीडियो चालू कीजिए, ठीक है, तो आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, मेरे साथ भी आप आंसर देते चलिएगा, ठीक है। तो उत्तर है बी, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, गुजरात की जगह क्या है, बिहार, ठीक है। देखिए घर तक फाइबर योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, ठीक है, और इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि बिहार के सभी 45,945 गांवों को 31 मार्च 2021 तक उच्च गति वाले ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ना है, जो जमीन के नीचे ऑप्टिकल फाइबर डाल के मतलब वायरिंग करके इंटरनेट को जोड़ना है ब्रॉडबैंड से, ठीक है, या भी कोई भी तरीके से, ठीक है। और इस योजना के तहत बिहार के प्रति गांव कम से कम 5 फाइबर टू द होम कनेक्शन, ठीक है, कम से कम 5 फाइबर टू द होम कनेक्शन और कम से कम एक वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है, जिससे आपसे मोबाइल में वाईफाई चालू करेंगे तो इंटरनेट अपने आप चालू हो जाएगा वहां पर, अगर हॉटस्पॉट होगा तो, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। देखिए भारत नेट घर तक फाइबर, हर घर इंटरनेट, ठीक है, और दूसरा क्या है कि हर गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक है, या फिर यही वीडियो पुश करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मोती नदी अथवा पल, मोती नदी को पल नदी भी कहा जाता है, ठीक है, ये दक्षिण चीन की एक मुख्य नदी है, दूसरा क्या है कि इसका संपूर्ण जल संभर क्षेत्र चीन में है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। ये आंसर देखिए, देखिए ये इसका आंसर, दूसरा कथन गलत है, यानी कि चीन नहीं है और भी है, ठीक है। देखिए हाल ही में मोती अथवा पल रिवर मुहाने पर चीनी पिंक डॉल्फिन दोबारा देखी गई, ठीक है, इसके नदी का मुहाना विश्व के सर्वाधिक गहन औद्योगिक क्षेत्र में से एक है। देखिए आगे इसकी फोटो भी देखेंगे। देखिए गांव और शहर से गुजरते हुए इस नदी के नीचे मोती के रंग वाले असंख्य शंख पड़े होते हैं, ठीक है, मोती के रंग वाले असंख्य शंख पड़े होते हैं, इसलिए इसके नदी को मोती नदी कहा जाता है, ठीक है। अब ये इसको पल नदी भी कहा या फिर जू नदी, ठीक है, दक्षिण चीन की एक मुख्य नदी है, याद रख लीजिएगा कि दक्षिण चीन की ये मुख्य नदी है। अब इसमें 3 नदियां, शी नदी, बेई नदी और दोंग नदी मिलकर नदी मुख बनाती है, और इसका अधिकतर जल संभर क्षेत्र चीन में है, लेकिन इसका हिस्सा, एक हिस्सा वियतनाम में भी आता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, ठीक है। देखिए ये रही जू नदी, जू नदी को भी बोलते हैं ना पल पल या फिर मोती नदी, ठीक है, तो इसका नदी मुहाना ये, ठीक है।
आइए अब देख लेते हैं, ठीक है। ये फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो रेड कलर है वहां पर है, ठीक है, ताइवान, फिलीपींस, ठीक है। देखिए फिजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर के मलानेशिया में एक द्वीपीय देश है, और दूसरा क्या है कि इसके पश्चिम में वनुआतु, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तुवालु स्थित है, और वर्ष 1917 तक यह एक पुर्तगाली उपनिवेश था। और चौथा है, यह यहाँ की मुद्रा फ्रीजी डॉलर है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है। कौन सा सही है, नहीं, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 1970 तक ये पुर्तगाली उपनिवेश था, ये कथन गलत है। बाकी तीनों के तीनों कथन सही है। आइए देख लेते हैं चर्चा में क्यों था। देखिए फिजी पहले क्या है ये पता है, फिजी एक आइलैंड है, ठीक है। फिजी में आयोजित ताइवान के राष्ट्रीय दिवस समारोह को लेकर चीन के राजनयिक और ताइवान सरकार के कर्मचारियों में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, टकराव हो गया, ठीक है। इसका कारण यह चर्चा में थी। अब फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मलानेशिया में एक द्वीपीय देश है, ठीक है। आगे इसकी फोटो भी देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको ठीक से समझना है, समझाए, ठीक है। और यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। फैक्ट है तो याद रख लीजिएगा। और 17वीं और 18वीं सदी के दौरान डच एवं अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसने की थी, डच एवं अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान इसकी खोज की थी। और 1970 तक फिजी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, ठीक है, ब्रिटिश का उपनिवेश था, पुर्तगाली नहीं, ब्रिटिश उपनिवेश था। और वर्तमान में पर्यटन, यानी कि पर्यटन एवं चीनी का निर्यात इसके विदेशी मुद्रा के सबसे बड़े स्रोत है, और यहाँ की मुद्रा फ्रीजी डॉलर है। तो इसका व्यापार कहाँ से चलता है, एक तो पर्यटन से, और चीन में जो निर्यात किया जाता है उससे इसकी विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए ये रहा फिजी, ठीक है, वहां टोंगा, ठीक है। और ये पैसिफिक ओशन, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड के उत्तर में है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ईस्ट में, पपुआ न्यू गिनी के ईस्ट में बोला जाता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन सा पीओके के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पहला खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा सिंजियांग प्रांत, तीसरा है जम्मू कश्मीर, और चौथा है सिस्तान, ठीक है। तो क्या है, कौन है पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से सीमा साझा नहीं करता। तो इसका आंसर है डी, यानी कि सिस्तान, ठीक है। देखिए पीओके पश्चिम में पंजाब, ठीक है, पीओके पश्चिम में पंजाब, खैबर खैबर पख्तूनख्वा से। उत्तर पश्चिम में किन से, अफगानिस्तान से, ठीक है। पीओके की बात हो रही है, ठीक है। पीओके पश्चिम में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और पीओके उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन के सिंजियांग प्रांत से, और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए ये सामरिक महत्व काफी अधिक है, इसका सामरिक महत्व काफी अधिक हो जाता है, ठीक है। 22 अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी पर, ठीक है, जो अभी पीओके हैं वो कश्मीर घाटी पर इसने आक्रमण किया, और जम्मू कश्मीर की रियायत का हिस्सा, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिस हिस्से और कुछ हिस्सा भारत के पास रहा, कुछ हिस्सा पाकिस्तान पे रहा, ठीक है। पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर रियायत का जो हिस्सा है उसे पीओके नाम दिया जाता है, ठीक है। पीओके की आसान डेफिनेशन दी है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसको मुख्य तो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला क्या है कि आजाद कश्मीर, और दूसरा क्या है कि गिलगिट बाल्टिस्तान। देखिए दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये है, ये पूरा एरिया है वो आजाद कश्मीर, और दूसरा क्या है ऊपर गिलगिट, ठीक है। आजाद कश्मीर कौन सा, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, मीरपुर, ठीक है। और ऊपर वाला ये पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, गिलगिट, ठीक है। और ये रहा जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
और यहाँ पर अक्साई चीन। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे कलकत्ता में जो रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। सी क्या है कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है और उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है डी, यानी कि डी गलत है। आइए देख लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं क्या है। देखिए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ठीक है, तो ये रहा आज के 10 क्वेश्चन। और आपको अगर 10 क्वेश्चन में से कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी वर्ड या फिर किसी भी डेफिनेशन को ठीक से समझ नहीं आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको इसका अगले लेक्चर में या फिर बीच में इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली को एक बड़ी फैमिली में तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।